नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरे YouTube चैनल पर आप सब लोग आ रहे होंगे, मेरे वीडियो देख रहे होंगे, इसको अपने लोगों से सब्सक्राइब कराने के लिए कह रहे होंगे तथा इसको शेयर भी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे तो जरूर करिए, सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपने ही करना पर्याप्त नहीं है, दूसरे लोगों से भी कराइए ताकि थोड़ी संख्या बढ़े। आप सबके कहने से ही मैं आजकल फिर से YouTube चैनल पर लौटा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के भाषण की देश में कई पहलुओं से चर्चा हो रही है, तो मैंने सोचा उसके कुछ बातों पर हमको विचार करना चाहिए। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2014 से ही जब भी लाल किले पर आते हैं कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिनसे देश में कई लंबे समय तक चर्चा होती रहती है और लोगों की अभिरुचि भी जगती है। लेकिन इस वर्ष सब जानते हैं कि यह आज़ादी का 75 वर्ष पूरा हो रहा है, 75 वर्ष पूरा होने का वर्ष है और इसलिए इसको सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया था। पूरे देश में मनाया भी गया। सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि कभी देश में तिरंगे की इतनी धूम नहीं देखी गई। गली गली मोहल्लों मोहल्लों में हमने इस बार लोगों को तिरंगा खरीद कर फहराते देखा है। तो जाहिर है 75 वर्ष पर जो एक माहौल बना है देशभक्ति का तिरंगा के माध्यम से, तिरंगा के प्रति यानी हमारे भारत माता के प्रतीक के प्रति, तिरंगा यानी भारत माता का प्रतीक, उसके प्रति लोगों के आकर्षण का, निष्ठा का, जुड़ाव का जो बना है वो अभूतपूर्व था। ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि दूसरे प्रधानमंत्रियों ने लोगों को राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से स्वतंत्रता संघर्ष के साथ जोड़ने की, भावनात्मक रूप से हमारे देश के तिरंगे झंडे के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन इस तरह की पहल, प्रभावी पहल पहले कभी नहीं हुई जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके लिए फ्लैग कोड में चेंज किया गया, क्योंकि फ्लैग कोड अगर नहीं बदलता तो आम लोग इस तरह झंडे का उपयोग नहीं कर सकते थे। तो कोड बदलने से तिरंगा झंडा घर घर पहुंच गया है। अब इसको थोड़ा और कंसोलिडेट बेहतर करने की जरूरत है ताकि तिरंगे को लोग भविष्य में आम किसी पार्टी का झंडा न मान ले एवं तिरंगे को उसी रूप में माने जैसा कि तिरंगे की मान्यता है। तो जिस ढंग से माहौल बना था, जाहिर है इस माहौल के दृष्टि रखते हुए प्रधानमंत्री का ही भाषण था। प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने 5 प्रण की बात की है और ये पांचों प्रण काफी महत्वपूर्ण है। और उन्होंने सबसे पहला जो उसमें कहा, संकल्प लेकर चलने का हमें, उनमें पहला था कि हमको विकसित भारत को बनाना है। यानी अगला 75 वर्ष बीत गया है, अगला 25 वर्ष जो आएगा 2047 तक, तब तक भारत दुनिया का विकसित देश हो जाना चाहिए। दुनिया में भारत दुनिया का मार्गदर्शक होना चाहिए। भारत की बात प्रभावी रूप से विश्व मंच पर गूंजनी चाहिए और भारत दुनिया को दिशा देने वाला देश बने। ये कल्पना भारत के सारे मनीषियों को थी और नरेंद्र मोदी उसी को बार बार बोलते भी हैं और उस दिशा से काम करने की कोशिश करते हैं। उसकी अनेक पहलुओं से अलग अलग इसकी व्याख्या होती है, उसमें विस्तार से अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर यह संकल्प है तो विकसित भारत का अर्थ इतना ही है कि केवल आर्थिक दृष्टि से तो हम हो, सैनिक दृष्टि से हो, शिक्षा हमारे यहाँ बेहतर हो, वैज्ञानिक दृष्टि से हम उन्नत हों और इन सब में हम दुनिया में लगे कि हमारी धाक जमी कि यहाँ एक शक्तिशाली देश है। लेकिन इसके साथ साथ जो भारत की पहचान है वो महाशक्ति की हो। यानी हम एक आदर्श देश हैं। हम एक देश कैसे बगैर दुनिया का शोषण और दमन किए हुए रह सकता है, कैसे उसके अंदर साम्राज्यवादी भाव नहीं है फिर भी वो महाशक्ति हो सकता है, और दुनिया के लिए विश्व के मानवता का रास्ता क्या है, वो हमारे पास ही अंतःशक्ति अध्यात्म की सलीला है जिसे देकर दुनिया का मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो हम महाशक्ति उस रूप में हो जैसे सुभाष बाबू ने कहा कि हम एक आदर्श महाशक्ति बनना चाहते हैं। विवेकानंद ने कहा कि दुनिया को जिस अध्यात्म की इस हिंसा और आग से जलती हुई दुनिया को जिस अध्यात्म की सलीला की जरूरत है वो भारत ही दे सकता है। महात्मा गांधी ने कहा कि
भारत को इसलिए आजाद होना है क्योंकि दुनिया को उसे रास्ता दिखाना है, ये काम भारत ही कर सकता है। तो हमारी महाशक्ति की एक व्यापक कल्पना है। हम अमेरिका, चीन और रूस की तरह महाशक्ति नहीं कि दुनिया को डर से, भय से और अपने नियंत्रण में, चाहे वैचारिक नियंत्रण में हो, किसी ढंग से अपने नियंत्रण में रख सके, अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। हमको तो दुनिया को बदलने का काम करना है, इस रूप में हमें महाशक्ति होना है। इस नाते प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत होगा अगर ये सोच है तो। लेकिन महाशक्ति कब बनेंगे, उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने दूसरा जो संकल्प प्रण कहा है वो है कि हमको गुलामी के अंश हर कोने से खत्म करना है। हम आजाद तो हो गए अंग्रेजों से, लेकिन गुलामी के अंश को हम ढोए जा रहे हैं। और जब भी गुलामी के अंश को आप छूने की कोशिश करते हैं तो इस देश में एक वर्ग जिसको किस लिबरल वर्ग कहते हैं, उसमें सेकुलर वर्ग भी है, उसको लगता है कि अरे अरे ये क्या है, तो फासिस्टवादी प्रवृत्ति है। हर देश अपने यहाँ से गुलामी के अवशेषों को मिटाता है, लेकिन हमारे यहाँ मिटाइए तो ये तो हिंदुत्व हो गया, तो ये फासिस्ट हो गया, ये तो संघी एजेंडा है, भाजपाई एजेंडा है, ये कहकर के उसको कमजोर किया जाता है। गुलामी के अवशेष निश्चित रूप से नष्ट होने चाहिए, लेकिन नष्ट हम तोड़ दें और हमारे अंदर वो भाव रहे कि नहीं नहीं ये तो रहना चाहिए, तो फिर वो नहीं गया। और गुलामी में प्रतीकों से ज्यादा विचारों का है कि जो विचार हैं उनके, उनसे हमको पार करके रखा है। आपको जगह जगह देखेंगे कि हमारे अंदर गुलामी के अनेक विचार हैं, जिसमें भाषा भी हमारी एक है कि हमको अपनी भाषा के प्रति हमारा आकर्षण नहीं, अपनी भाषा के प्रति हमारा सम्मान नहीं, और एक अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के प्रति हमारे अंदर सम्मान है। तो ये जो विचार हैं इसको हटाने की जरूरत है। अगर विचार से हमारे अंदर गुलामी हो गई तो फिर तो हमको गुलाम कोई बना ही नहीं सकता है। मूल बात विचार की थी। गांधी जी ने भी कहा था कि हम केवल ऐसे थोड़े हैं कि हम राजनीतिक गुलाम हैं, हमारी चिंता का विषय है कि हम अंग्रेजी सभ्यता के गुलाम हो गए हैं। वही कहते हैं वैचारिक गुलामी। तो वैचारिक गुलामी से हम जब मुक्त होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास हमारे अंदर होता है। फिर हम दूसरे जो हमको सर्टिफिकेट देते हैं कि भारत की शिक्षा कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है या नहीं है, या इस प्रकार से जो सर्टिफिकेट देंगे भारत का, वो मायने नहीं रह जाएगा हमारे लिए। हम आप अपने सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, हम आपको सर्टिफिकेट जारी करेंगे, ये भाव पैदा हो जाएगा। उसी प्रकार से जो तीसरी संकल्प की उन्होंने बात की था अपने विरासत पर गर्व करना। हमारे यहाँ दुनिया की चीजों पर तो लगता है कि देखो फलाने देश में ये अच्छा है, हमारे फलाने देश में ये अच्छा है, और पहले अंग्रेजों ने, बाद में कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने, दूसरे चिंतकों ने, कुछ लिबरल तबकों ने, विदेशियों ने, सब ने ऐसा भाव पैदा किया जैसे भारत का तो कोई विरासत ही नहीं है, ये तो देश कभी ये तो कभी राष्ट्र रहा ही नहीं है, ये तो ऐसे ही टूटे, तो ऐसे ही यहाँ तो हर बाहर से लोग आते रहे हैं, गरीबों का देश रहा है, कंगालों का रहा है, सपेरों का रहा है। अब अंग्रेजों ने ही, कुछ अंग्रेजों ने ही, हमारे विद्वानों ने स्पष्ट कर दिया है शोध करके कि नहीं, हमारी विरासत महान थी, हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति के देश रहे, हमारे यहाँ हर वो व्यवस्था थी जिसके लिए आधुनिक विश्व आज छटपटाता है। तो ये जो हमारी विरासत है, जिसमें स्वर्ण काल तक पैदा हुए हैं, जिसने दुनिया को समय समय पर रास्ता दिखाया है, उस विरासत के प्रति अपने गर्व करना है। लेकिन विरासत हमको जो सही नहीं है उसको पकड़े हुए की बात नहीं करता है। प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि भैया हमारी जो संस्कृति है वो तो नित्य नूतन है, हमेशा उसमें नई की बात होती है, पुराने को हम नहीं पकड़ते हैं। वो चिरंतन जरूर है लेकिन उसमें नूतनता भी है। तो हम नए विचार ग्रहण भी करते हैं हमारे विरासत में, लेकिन वो सोच होनी चाहिए कि हमारे जो अपनी संस्कृति और सभ्यता है, जो कि दुनिया की महान सभ्यता है, उसमें दूसरे का अंश लेने की तो है, लेकिन मूल को हटाकर नहीं, उसी के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार हम दूसरे के विचार को लेते हैं। क्योंकि हमारे जैसा महान विचार दुनिया में शायद ही किसी देश में है जहां की, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो हर जीव में शिव देखते हैं, यानी हर कुछ भी जीव अजीब जो भी हो सब में हम ईश्वर का दर्शन करते हैं, कंकड़ में हम शंकर देखते हैं। ये हमारी परंपरा है। तो ऐसी महान परंपरा अगर दुनिया में हो जाए कि हर व्यक्ति में एक ही आत्म तत्व को हम देखने लगे कि जो मैं हूं वही वो है, एक ही आत्मा सब में है, एक ही परमात्मा का अंश सब में है, एक ही अंश सब में है, सब में कंकड़ कंकड़ शंकर है, तो फिर किसी से दुश्मनी नहीं, एक दूसरे के कल्याण का भाव, एक दूसरे से प्रेम, संपूर्ण दुनिया फिर एक परिवार और एक ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसा महान विचार किसी देश में नहीं। इसलिए अपनी संस्कृति के प्रति जो है विरासत जो है हमारी, उस पर गर्व करना है। और भारत जैसे देश में जब हम विरासत पर गर्व करते हैं तब हमारे अंदर जब एक दूसरे से
आत्मिक रूप से जुड़ते हैं तो एकता का भाव पैदा होता है। प्रधानमंत्री ने चौथे संकल्प के रूप में यही कहा कि देश में एकता और एकजुटता कायम रहे। हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, विविधताओं का देश है। दुनिया के अनेक शक्तियां भारत को की एकता अखंडता को खंडित करने की कोशिश करती रही है। तो एक तो है आप व्यक्तियों के बीच वैचारिक विचार के स्तर पर एकता। विचार मतलब हम एक राष्ट्र के संतान हैं, हम इस एक महान विरासत के संतान हैं। हमने अपनी गुलामी के अवशेषों को मिटा दिया है और हमारा लक्ष्य क्या है कि हमको 2047 तक वहां पहुंचना है जहां से दुनिया को हम रास्ता दिखा करके और शोषण दमन अत्याचार से मुक्ति दिला सके और हमारी बात प्रभावी ढंग से सुनी जाए और हमारी बात को दुनिया माने। उस पर पहुंचना है तो हमारे लिए एकजुटता रहनी चाहिए और इस नाते भी एकजुटता हो कि बहुत सारी शक्तियां देश को तोड़ने में लगी रहती है। कहीं कश्मीर में, पूर्वोत्तर में तो आतंकवादी शक्तियां हैं, देश विरोधी शक्तियां हैं, अंदर की शक्तियां भी देश को कमजोर करने में लगी रहती हैं। तो इसलिए जब एकता हमारे अंदर होगी, हम एकजुट रहेंगे तो ये शक्तियां कभी कामयाब नहीं हो सकती है और हमको सतर्क भी रहना होगा ऐसी शक्तियों से। और इसी में प्रधानमंत्री ने श्रम को अच्छे नजरियों से देखने की बात की। यानी जो श्रम है, हमारे यहाँ तो विश्वकर्मा को श्रम का देव माना गया है, लेकिन हम पता नहीं कहाँ से ये कुविचार और कुव्यवहार हमारे अंदर आ गया कि जो खेती का काम करता है वो छोटा आदमी है, जो पैखाना साफ करता है वो छोटा है, जो ऑफिस में बैठकर कलम चलाता है वो बड़ा आदमी हो गया। ये जो श्रम का असम्मान है इसको खत्म करना पड़ेगा। श्रम हर प्रकार का श्रम है, चाहे कोई नीचे कर रहा हो कोई ऊपर कर रहा हो, उसका सम्मान करना और श्रम का सम्मान करिए। हमारे यहाँ क्या है कि हम बिना श्रम के भी कुछ लोग गलत तरीके से कमा लेते हैं, सफलता पा लेते हैं, तो उनका हम महिमा मंडन करने लगते हैं। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार संबंधी अपने वक्तव्य में यही कहा कि कई बार भ्रष्टाचारी को सजा मिलती है तो उसके विरोध में भी हम खड़े होकर उसका महिमा मंडन करने लगते हैं। तो वो हालांकि वो दूसरा पक्ष है, लेकिन श्रम और श्रमिकों का सम्मान करना पड़ेगा। इस देश में श्रमिकों का सबसे ज्यादा योगदान है। हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं, जो जो चीजें हमारे लिए जीवन में आवश्यक है, हर एक चीज के पीछे श्रमिकों का श्रम है। ये जब हम समझेंगे और श्रमिक का जब सम्मान होगा, देश में श्रम का सम्मान होगा, तो उस देश को दुनिया की महाशक्ति बनने से, उस देश की एकता अखंडता के कायम रहने से कोई नहीं रोक सकता है। और इन सब के साथ जो पांचवा प्रण और संकल्प की बात प्रधानमंत्री ने की वो नागरिकों के कर्तव्य पर था और उन्होंने कहा कि ये हर के साथ है। गांधी जी ने तो ये कहा कि किसी के अधिकार कुछ होते ही नहीं है, मनुष्य का केवल कर्तव्य होता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो गया कि अधिकार के लिए तो सारी लड़ाई है। हमारे संविधान में अधिकार तो डाल दिए गए थे, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार वो आवश्यक थे क्योंकि गुलामी में हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए थे। तो वैसे समय में अधिकार आवश्यक थे, अधिकार हमको मिले भी हैं, लेकिन कोई अधिकार तभी सुरक्षित रहेगा जब हम कर्तव्य का पालन करें। एक का अधिकार दूसरे के कर्तव्य के साथ सुरक्षित है। अगर किसी की अभिव्यक्ति का अधिकार है तो दूसरे अगर उसकी बात सुनेगा नहीं तो अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा, और जो अभिव्यक्ति के अधिकार की बात करता है वो भी दूसरे की अभिव्यक्ति की बात सुने। अगर सड़क पर चलना हमारा अधिकार है तो हमारा कर्तव्य है कि हम बाईं ओर सुरक्षित चलें। ऐसा ना हो कि हम कहें दाएं चलने लगे और एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए हर अधिकार कर्तव्य से जुड़ा हुआ है और वो कर्तव्य व्यापक है। हमारे देश में कर्तव्य का पालन कहाँ होता है? कहीं म्यूनिसिपैलिटी का नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है, नल बंद किया जा सकता है, हम बंद करने के लिए तैयार नहीं होते। सस्ती बिजली है, हमारे पास पैसे हैं तो हमारे घर में बिजली जलता रहता है, हमको ध्यान नहीं आता कि हम बिजली के स्विच को ऑफ करके रखें। उसी ये सब प्रधानमंत्री ने अपनी बात की है कि पानी को ज्यादा बचत करनी है। दायित्व तो हर मामले में दायित्व बोध है। अपने राष्ट्र के प्रति दायित्व का मतलब है कि हम अपने प्रति भी दायित्व, अपने परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति, समाज के प्रति, हर के प्रति जब आप सोचते हैं तो भाई हमको दायित्व नजर आता है। जब हम अपने दायित्व का पालन करेंगे तभी दूसरे हमारे प्रति दायित्व का पालन करेंगे। आजकल क्या होता है कि हम तो संकट में है तो सोचते हैं कि फलाने ने हमारी मदद नहीं की, फलाना नहीं आया, फलाने ने हमारे साथ नहीं दिया। लेकिन जब दूसरे संकट में है, दूसरे परेशानी में है या दूसरे की हम वो आवश्यकता है तो हम वहां नहीं रहते हैं। और इसी ढंग से आज हो गया कि पूरा समाज अकेला हो गया है, कोई किसी का सहयोग इसी हालत में नहीं कर पाता है। इसमें एकता और अखंडता भी प्रभावित होती है और हर समाज में हर व्यक्ति अकेले होता गया है और उस कारण से इतनी समस्याएं हैं, समाज में भय पैदा हो जाता है। कोई हमारे सामने कहीं गलतियां कर रहा हो, हम उसको टोकते नहीं है कि अकेले पड़ जाएंगे। हमारे सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, हम टोकते नहीं है कि हम अकेले पड़ जाएंगे।
जब हम अपने कर्तव्य का पालन करें, यानी एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य का सब पालन करने लगते हैं, तो सब एक दूसरे के प्रति भी जिम्मेवार हो जाते हैं, फिर कोई अकेले नहीं बचता है। ऐसा देश ही सशक्त और महान हो सकता है जहां लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। इसलिए कर्तव्यों के पालन के पीछे एक व्यापक भाव है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो 5 संकल्प दिया है ये महत्वपूर्ण है। और इसी में जो उन्होंने एक और बात जो उन्होंने कही थी महिलाओं को लेकर के, उन्होंने कहा कि मैं पीड़ा जाहिर करना चाहता हूं कि जो दर्द है वो दर्द ये है कि महिलाओं को लेकर हमारे यहाँ विकृतियां हैं, जितनी गालियां हैं आप देखेंगे सब महिलाओं को केंद्र में रख के बनाई गई हैं। महिलाओं के लिए हमारे चाल में, व्यवहार में, शब्दों में, सब में विकृतियां हैं, अपमान का भाव है। ये दूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का भाव रहा है। अब कैसे ये भाव खत्म हो गया कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता का निवास करते हैं। अगर नारियों का सम्मान नहीं करते हैं, नारियों का पूजन नहीं होता है, तो आपका सभी पूजन व्यर्थ है। वहां ये भाव आ गया है। और नारी शक्ति के बगैर कैसे भारत महाशक्ति बन सकता है? भारत कैसे एकजुट रह सकता है? भारत कैसे अपनी विरासत पर गर्व कर सकता है? भारत कैसे महान बन सकता है? और हम खुद, हमारा परिवार कैसे महान बन सकता है? हम खुद कैसे सुखी हो सकते हैं? जब तक नारी शक्ति को पूरा सम्मान नहीं मिलेगा, उसको गौरव नहीं मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त है, जब दोनों एक दूसरे के साथ साहचर्य नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो सकता है। तो नारी शक्ति और पुरुष शक्ति दोनों मिलकर देश को महाशक्ति बनाएंगे, दोनों मिलकर परिवार को शक्तिशाली बनाएंगे, दोनों मिलकर एक दूसरे को शक्तिशाली बनाते हैं, आपस के जीवन को भी। तो इस नाते नारी शक्ति का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। हमारे देश में ये भाव नहीं है। अब बहुत बड़ी चीज है कैसे उन गालियों का परित्याग किया जाए, जो सारे गाली ही महिलाओं को केंद्र में रख करके कैसे उनको छोड़ा जाए, जो हर जगह भाव है। तो ये जब तक ये अगर दूर हो जाता है तो फिर भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रधानमंत्री ने अनेक बातें कही हैं जिन पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक मूल जो वैचारिक बातें थी उसको अभी मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इसकी पर प्रतिक्रिया भी दीजिए। और फिर मैं दोहराऊंगा कि चैनल को लोगों से कहिए कि सब्सक्राइब करें। केवल आपका करना पर्याप्त नहीं है। चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो फिर बोलने का कोई आनंद नहीं है। और ये जो भी हमारे वीडियो विश्लेषण है, जो भी आप देखते हैं यूट्यूब पर, उनको शेयर जरूर करिए, उनको लाइक करिए, उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।